दोस्तों आज मैं आपको भारत की नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसको इंग्लिश में नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या फिर एनआरएलपी के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से पता चल रहा है कि नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की आखिर ज़रूरत क्यों है, किससे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम्स में काम आएंगी। तो देखो, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि भारत में बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं जिससे कि भारत की जल आपूर्ति होती है, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, नर्मदा, इस टाइप की बहुत सी नदियां बहती है। साथ ही वो नदियां भी बहती हैं जो बहुत लंबी है और इन्हीं की सहायक नदी है, जैसे कि यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। ये सारी की सारी नदियां सहायक नदियां हैं जो किसी ना किसी बड़ी नदी में जाके मिलती हैं और वो इन मुख्य नदियों में जाके मिल जाती हैं। इतनी नदियां और पानी होने के बावजूद भारत का कुछ एक पश्चिमी हिस्सा और कुछ एक दक्षिणी हिस्सा जो कि सादरी पर्वतमाला के इस तरफ पूर्वी तरफ आता है, उसमें पानी की कमी देखने को मिलती है। और उसी को पूरा करने के लिए भारत में इस परियोजना को शुरू किया गया जिसको हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, भारत की नदी जोड़ो परियोजना कहते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन दोनों यानी कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में पानी पहुंचाने के लिए भारत की नदियों को आपस में जोड़ना है। साथ ही पूर्वी भारत में जो बाढ़ आ जाती है, जैसे बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आती है, अरुणाचल प्रदेश आसाम के अंदर बाढ़ आती है, उस सारे पानी को नदियों के थ्रू दूसरी जगह ले जाया जाए जिससे कि बाढ़ से नुकसान भी ना हो और जहां पानी की कमी है वहां उसको पूरा भी किया जा सके। इसीलिए इस परियोजना को शुरू किया गया है और इस परियोजना के दो मुख्य भाग हैं। एक है हिमालयी भाग, इसमें यह है कि उत्तर की जो हिमालयी नदियां आती है उनको आपस में जोड़ना है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भाग, जिसमें दक्षिण और मध्य भारत की जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ना है। ये जो पूरा ढांचा है इसमें टोटल 30 नदियां जोड़ी जाएंगी और 3000 जलाशय यानी कि स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिससे कि पानी इकट्ठा हो सके। इस पूरे पानी को लगभग 174 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचाया जाने का टारगेट है, यानी कि एक बहुत बड़ी परियोजना है। अगर हिमालयी भाग की बात की जाए तो इसका टारगेट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया जा सके, और इसके लिए इसमें टोटल 14 परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें पहली आती है कोसी मेची परियोजना। बिहार के अंदर कोसी नदी का जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको महानंदा की सहायक नदी मेची के अंदर डालना है जिससे कि पानी दूसरी जगह जा सके। दूसरी जगह कहाँ? पूर्णिया और कटिहार के जिले में सिंचाई हो सके, इसलिए पानी वहां भेजना जरूरी है। ये जो परियोजना है ये नेपाल और भारत की सीमा के पास स्थित। दूसरी परियोजना है कोसी घाघरा परियोजना, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है और उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है उसके लिए ज़रूरी है। बेसिकली करना ये है कि कोसी नदी के पानी को पश्चिम दिशा में ले जाना है और घाघरा नदी में जाके मिलाना है, जिससे कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदानी इलाका है, उसमें पानी का संतुलन बना रहे। तो ये इंपॉर्टेंट परियोजना है। तीसरी है गंडक गंगा, इसका नाम आपने सुना होगा। गंडक नदी के पानी को गंगा नदी में मोड़ने की परियोजना है। ये मध्य बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो क्या होगा कि पहले पानी जो है वो कहीं ना कहीं मध्य बिहार तक पहुंच जाएगा और यूपी के हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी। गंडक का जो एक्स्ट्रा पानी है उसका यूज़ हो जाएगा। फिर आती है घाघरा यमुना, इसका नाम भी आपने सुना होगा। घाघरा के पानी को पश्चिम की ओर ले जाना है यमुना नदी के ऊपरी हिस्से तक। ये यूपी और हरियाणा के सूखे इलाकों के लिए जीवनदायिनी का काम करेगी। ये नहर मार्ग शिवालिक पहाड़ियों के नीचे से गुजरेगा। इसके बाद पांचवी है शारदा यमुना परियोजना, जो उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर शारदा नदी को यमुना से जोड़ने वाली परियोजना है। दिल्ली और हरियाणा में जो पानी की कमी आपको देखने को मिलती है उसको कम करने के लिए इन नदियों को जोड़ा जाना जरूरी है। यह हिमालयी क्षेत्र की सबसे लंबी लिंक परियोजनाओं में से एक होगी। फिर छठवीं आती है यमुना राजस्थान परियोजना। इसका काम यह है कि यमुना के पानी को राजस्थान के मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी क्षेत्र की ओर भेजना, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान के बीच में पानी का साझाकरण होगा, उसी पर आधारित है ये, और ये अरावली के उत्तरी शोर के पास से गुजरती है। सातवीं है राजस्थान साबरमती परियोजना, जो राजस्थान में आने वाला अतिरिक्त पानी है उसको गुजरात की साबरमती नदी तक ले जाना। ये थार मरुस्थल के दक्षिणी हिस्से को साबरमती बेसिन से जोड़ती है। इससे पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात को फायदा होगा। फिर आती है चुनार सोन बैराज, जो यूपी में चुनार नदी है वहां से पानी उठाकर सोन नदी के बैराज तक पहुंचाना। दक्षिणी बिहार और पूर्वी यूपी के पठारी इलाकों में सिंचाई करने के लिए इस परियोजना को बनाया गया है और ये विंध्य श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है।
काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आती है सोन बांध, गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियां। अब आपको पता है कि सोन नदी एक ऐसी नदी है जो कहीं ना कहीं गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आकर के मिलती है। सोन नदी के पानी को दक्षिणी बिहार की छोटी नदियों जैसे पुनपुन और किऊल में भेजना, ये झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ती है और इससे छोटा नागपुर पठार के निचले इलाकों में सिंचाई होगी, तो वहां के लिए इसको जरूरी माना गया है। इसके अलावा मानस संकोच तीस्ता गंगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएसटीजी के नाम से जानी जाती है। असम की जो मानस और संकोच नदियां हैं उनको तीस्ता और फिर गंगा फरक्का से जोड़ना, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी जल स्थानांतरण योजना है, यानी कि इतनी बड़ी परियोजना जिसके अंदर इतना सारा जो जल है वो स्थानांतरित होगा। ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होकर के गुजरती है, तो इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है ये, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर आती है जोगीघोपा तीस्ता फरक्का, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसका काम यह है कि ब्रह्मपुत्र से पानी को तीस्ता के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजना है, फरक्का तक भेजना है। कहाँ से, मतलब कहाँ से शुरू होगा ये, जोगीघोपा असम से। ये एमएसटीजी लिंक का एक वैकल्पिक मार्ग है कि अगर एमएसटीजी में कोई दिक्कत होती है तो इससे तो काम होगा ही। इसका उद्देश्य गंगा में पानी का बहाव बढ़ाना है ताकि कोलकाता पोर्ट बच सके, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। फिर आता है फरक्का सुंदरबन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फरक्का बैराज से पानी को सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्रों में मोड़ना। इसका मुख्य उद्देश्य डेल्टा क्षेत्र में खारे पानी को कम करना है और मीठा पानी पहुंचाना है। ये परिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। जैसे जैसे वहाँ के पानी में नमक बढ़ेगा वहाँ का तंत्र बिगड़ता जाएगा। फिर आता है गंगा दामोदर, यानी कि गंगा फरक्का दामोदर स्वर्ण रेखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा के पानी को झारखंड और पश्चिम बंगाल की दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों में भेजना। यह औद्योगिक क्षेत्र जैसे दुर्गापुर और जमशेदपुर के लिए पानी की आपूर्ति करेगा और छोटा नागपुर पठार के पूर्वी ढलानों को कवर करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिमालयी क्षेत्र में जो आखिरी परियोजना है वो है स्वर्ण रेखा महानदी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी के पानी को ओडिशा की महानदी से जोड़ना। यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को जोड़ती है और पूर्वी तटीय मैदानों में जल प्रबंधन का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो ये 14 परियोजनाएं हैं जो हिमालयी खंड के अंदर आती हैं। इसके बाद दक्षिण के खंड की 16 परियोजनाएं आती हैं। वो कौन सी हैं? इसमें पहली आती है महानदी गोदावरी परियोजना। ओडिशा की जो महानदी है उसके पानी को आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में पहुंचाना। ये प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पूर्वी घाट के समानांतर चलती है, आप देख सकते हो पूर्वी घाट के समानांतर जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी है इचमपल्ली नागार्जुन सागर। गोदावरी नदी, जिसको इचमपल्ली ही कहते हैं, इससे पानी कृष्णा नदी के नागार्जुन सागर बांध में ले जाना। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल वितरण को सुधारेगा और दक्कन के पठार के बीच से होकर ये गुजरती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए। फिर आती है इचमपल्ली पुली चिंतला। इसमें इचमपल्ली का मतलब तो गोदावरी हो जाता है और पुली चिंतला का मतलब है कृष्णा नदी के निचले हिस्से में जो जलाशय बना हुआ है उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब गोदावरी का पानी कृष्णा नदी के निचले हिस्से में इस जलाशय तक पहुंचाना है इस परियोजना का उद्देश्य। यह मुख्य रूप से आंध्र के गुंटूर और कृष्णा जिलों के लिए है और नागार्जुन सागर लिंक का एक पूरक है, सप्लीमेंट्री हिस्सा है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हो, दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। फिर आता है पोलावरम विजयवाड़ा। गोदावरी नदी को कृष्णा नदी के विजयवाड़ा के पास जोड़ने की यह परियोजना है। आंध्र प्रदेश के जो पत्ती सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। ये एक सिंचाई परियोजना यहाँ पर चलती है, पत्ती सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, उसी का ये हिस्सा है। कोरोमंडल तट के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र को पानी देने का काम ये परियोजना करती है। ठीक, तो इसको आप याद रख सकते हो। फिर आती है अलमाटी पेन्नार परियोजना। कर्नाटक में एक बांध है अलमाटी बांध, उसमें कृष्णा नदी से पानी आता है, वहीं से पानी को पेन्नार नदी में ले जाने का काम करती है यह परियोजना। यह उत्तरी कर्नाटक और आंध्रा के सूखाग्रस्त जो रायल सीमा का क्षेत्र है उसके लिए ज़रूरी मानी जाती है और दक्कन के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में ये स्थित है, तो ये याद रख सकते हो। फिर आती है श्रीशैलम पेन्नार परियोजना। कृष्णा नदी के श्रीशैलम जलाशय से पानी को पेन्नार बेसिन में भेजने का काम होता है। बेसिकली जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, सूखा हुआ क्षेत्र है, उसके विकास के लिए ये ज़रूरी है और नल्लामाला पहाड़ियों के पास से ये गुजरती है। नल्लामाला याद रख सकते हो। फिर आती है नागार्जुन सागर सोमशिला परियोजना। कृष्णा नदी के पानी को पेन्नार नदी की ओर सोमशिला बांध में ले जाना।
ये दक्षिण आंध्र प्रदेश के नेल्लौर क्षेत्र के लिए जीवन दान है एक तरीके का। ये कृष्णा और पेन्नार बेसिन के बीच एक बड़ी कड़ी है, तो इस चीज़ को आप स्पेशली याद रखना। बात करें सोमशिला ग्रैंड एनीकट की, तो पेन्नार नदी के पानी को तमिलनाडु की कावेरी नदी ग्रैंड एनीकट तक ले जाना, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक बनता है। यह चेन्नई शहर की जल आपूर्ति के लिए बहुत अहम परियोजना है। फिर कट्टुलाई वेगई गुंडर परियोजना आती है। मैं आपको बता दूं कि कट्टुलाई जो है ये कावेरी नदी को ही कहा जा रहा है। उसी के पानी को दक्षिण तमिलनाडु की वेगई और गुंडर नदियों में ले जाना। यह तमिलनाडु की सबसे दक्षिणी और सूखे जिलों को पानी देगा और यह प्रायद्वीपीय लिंक का अंतिम दक्षिणी हिस्सा है। तो सबसे अंतिम दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? यही वाला है, कट्टुलाई वेगई गुंडर परियोजना के तहत जुड़ता है। फिर आती है केन बेतवा। अब इसका नाम तो बहुत बार आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को यूपी और एमपी की बेतवा नदी में भेजना। बुंदेलखंड क्षेत्र जो सूखा पड़ा है उसके सूखे को कम करने के लिए पहली बड़ी परियोजना कही जाती है ये, और ये चल भी रही है ठीक तरीके से, मतलब इसके ऊपर पूरी प्रोग्रेस चल रही है। ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से होके गुजरती है, तो उसके लिए भी जरूरी मानी जाती है। 11वें नंबर पर पार्वती काली सिंध चंबल, जिसको पीकेसी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट परियोजना है। मध्य प्रदेश की इन 3 नदियों को जोड़कर पानी को चंबल बेसिन में पहुंचाने का काम है मेनली। मालवा क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों को सिंचाई देने का काम ये करती है और विंध्य पर्वतमाला के ढलानों पर यह स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर पार तापी नर्मदा, महाराष्ट्र और गुजरात की पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों को उत्तर की ओर मोड़ने की यह परियोजना है। यह अतिरिक्त पानी को कच्छ और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाएगी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर यह आधारित है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है वेस्ट इंडिया के लिए। फिर दमनगंगा पिंजाल, बहुत ही फेमस है। दमनगंगा के पानी को पिंजाल नदी में मोड़कर मुंबई शहर को पानी देने का काम है ये जो परियोजना है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मुंबई की जो घरेलू पानी की जरूरत है उसको पूरी करने के लिए है और कोंकण तटीय क्षेत्र में ये स्थित है, तो इसको आप याद रख सकते हो। फिर बेदती वर्धा आती है। पश्चिमी घाट की वेदती नदी के पानी को पूर्व की ओर बहने वाली वर्धा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है जो, उस तक भेजना है। तुंगभद्रा में जाके मिलती है ये कर्नाटक के उत्तरी भीतरी इलाकों में सिंचाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है और खास बात यह है कि ये पश्चिमी घाट के जल विभाजक वाटर डिवाइड जो है उसको ये पार करती है। फिर आती है नेत्रावती हेमावती। पश्चिम की ओर बहने वाली नेत्रावती को पूर्व की ओर कावेरी की सहायक हेमावती से जोड़ना है इस परियोजना का मेन काम। ये दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और आसपास के इलाकों के लिए प्रस्तावित है अभी भी, और इसका कर्नाटक में पर्यावरण के आधार पर काफ़ी विरोध हो रहा है। आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा विरोध झेल रही है ये, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आखिर में जो 16वीं परियोजना है, जिसको आप 30वीं परियोजना भी कह सकते हो, वो है पंबा अचकोविल वेम्पार। केरल की पंबा और अचकोविल नदियों के पानी को तमिलनाडु की वेम्पार नदी में भेजने का काम है इसका मेन, और ये केरल और तमिलनाडु के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। यह पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी सिरे कार्डमम हिल्स के पास स्थित है। तो अगर कोई कहे कि कार्डमम हिल्स के पास कौन सी नदी जोड़ो परियोजना है तो आप इसका नाम ले सकते हो। तो ये हो जाती हैं टोटल 16 परियोजना जो आपको पेनिनसुलर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। 14 मैंने आपको हिमालयी क्षेत्र के अंदर बताई, 16 मैंने आपको यहाँ बताई। अब देखो, मैंने आपको इन परियोजनाओं के शुरू में फायदे तो बता दिए कि सूखाग्रस्त इलाकों तक पानी पहुंच जाएगा, बाढ़ का पानी इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहले राज्यों के बीच में विवाद है। बहुत से राज्य अपना पानी देने को तैयार नहीं है, जैसे कि ओडिशा महानदी का पानी देने को तैयार नहीं है, आंध्र प्रदेश गोदावरी का और कर्नाटक नेत्रावती का। इसी वजह से इसका विरोध चल रहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण के बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं, जैसे कि जंगल जो हैं वो डूब जाएंगे अगर आप रास्ता चेंज करते हो तो। जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बसी हुई है, जैव विविधता, उसके खत्म होने का खतरा है। और साथ ही नदियों के प्राकृतिक बहाव को अगर आप रोकोगे तो बाढ़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विस्थापन। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन नहरों के साथ ही, मतलब इन नहरों के जाल को अगर आप बिछा दोगे तो 55 लाख आदिवासी ऐसे होंगे और किसान होंगे वो बेघर हो सकते हैं। इसके अलावा जो नदियाँ प्राकृतिक रूप से बहती आ रही हैं उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। बहुत से आलोचकों का ये कहना है कि गंगा जैसी नदी पहले ही सूख रही है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 14 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है ऑलरेडी। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें पानी और कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा अगर आप बांध बनाते हो इन इलाकों के अंदर, हिमालयी क्षेत्र के अंदर खासकर, तो यहाँ भूकंप का खतरा बढ़ जाता है।
अभी हाल ही में मैंने आपको सिस्मिक मैप बताया था इंडिया का, कि भारत का लगभग हिमालय का 61% हिस्सा, पूरे भारत का 61% हिस्सा वो भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, वो भी छठवें भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। ऐसे में अगर आप यहाँ पे बांध बनाते हो तो यहाँ पर भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। और आखिर में आती है योजना आयोग की चेतावनी। योजना आयोग ने 2013 में कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इससे मानसून पर बुरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पर एक पुनर्विचार याचिका लंबित है, एक याचिका चल रही है। देखिए, इन परियोजनाओं में से बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो चालू हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से बहुत सी चीज़ों को बदला गया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनका विरोध चल रहा है। हालांकि इस परियोजना का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा प्रभाव होंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इसी को लेकर लोगों के अंदर विरोध की भावना है। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं 30 नदी जोड़ो परियोजनाएं भारत की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और आपका एक क्विक रिवीजन ज़रूर हो गया होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं एग्ज़ाम से पहले आपको ये क्लियर करवा सकूं और समझा सकूं कि ये परियोजना है क्या। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।